नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैं साइंस के लिए घटना चक्र पढ़ा रहा हूं अभी, और उसका आज सेकंड क्लास है, मतलब आज सेकंड वीडियो है। तो आप देखिए इस चीज़ को। आज टॉपिक है यांत्रिकी, जिसमें पढ़ना होगा द्रव्यमान के बारे में, बल के बारे में, त्वरण के बारे में, कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, संवेग के बारे में और गति के बारे में। तो आज हम लोग यही सब टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा भी और भी टॉपिक हैं जो देखेंगे समय रहते हुए पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। और एक आखिरी बात, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए, जिन लोगों के पास बुक नहीं हो, तो वो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7667240945। एक्चुअली देखिए, हमारा कोई ग्रुप है नहीं। मैं इस नंबर को फिर से लिख देता हूँ 7667240945। एक्चुअली देखिए, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए मैं PDF को वहाँ सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर फिर भी जिन लोग को लगता है कि ये PDF चाहिए, तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोग को मतलब पोस्ट कर देंगे। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं यांत्रिकी के बारे में। जब हम लोग यांत्रिकी को पढ़ना चालू करते हैं, तो यांत्रिकी का इंग्लिश पहले जान लीजिए कि मैकेनिक्स होता है। कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने तथा या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ दोस्तों, आपको पिंडों से लग रहा होगा कि क्या होता है। पिंडों को ही आप वस्तु कह सकते हैं। वस्तु या कोई भी चीज़, जिसको कहते हैं ना, कोई चीज़, कोई सामान, वस्तु, सामान, इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, थिंग्स, ये सब पिंड को ही कहा जाता है। तो कहता है कि यांत्रिकी भौतिकी विज्ञान का, न कि साइंस का, माने फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिस पे माने वस्तु पर बल लगाने पर, उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक गेंद है, तो ये गेंद हो गया तो क्या हो गया, वस्तु हो गया, जिसको पिंड भी कह सकते हैं, फिजिक्स की भाषा में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इस पर कोई बल लगाते हैं, जैसे ये फुटबॉल पे आपने एक पैर से इस पर बल लगाया, तो जाहिर सी बात है ये फुटबॉल मूव होके यहाँ चला आएगा, या फिर फुटबॉल यहीं पे रुक सकता है। अब आप सोच रहे हो कि फुटबॉल पे आप पागल हो गए सर, फुटबॉल पे बल लगाएंगे तो यहीं पे रुकेगा थोड़ी ना। ये तो यह सही बात है कि यहाँ तक पहुँचेगा। हाँ, दोनों ही केस हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे रुका सकता है। मान के चलिए फुटबॉल वहाँ स्थित हो जहाँ दीवार के साथ सटा हुआ हो, तो आप फुटबॉल पे बल लगाओगे तो दीवार पे तो टकरा जाएगा ना, दीवार को थोड़ी ना फाड़ के चला जाएगा ये फुटबॉल। तो ऐसी स्थिति में तो ये फुटबॉल वहीं पे टिक जाएगा। लेकिन जहाँ अगर फोर्स लगाते हैं और ये वस्तु यहाँ चला आता है, तो हम यही अध्ययन करेंगे कि आखिर ये वस्तु यहाँ तक कैसे आ गया, या ये वस्तु जो है यही पे टिका कैसे रह गया आफ्टर प्रोड्यूसिंग फोर्स, मतलब अपने फोर्स को लगाए और उसके बाद भी ये वस्तु यही पे टिका रह गया, ऐसा क्यों रह गया। तो यही सब इनके व्यवहार को, कि अगर इतना दूर गया है तो क्यों गया, कितना स्पीड में गया, यही सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और स्पीड में गया तो गया, ये कितने किलोग्राम का है ये फुटबॉल, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये फुटबॉल पृथ्वी पे है तो इस पे जब बल लगा तो यहाँ तक गया है, तो अगर क्या यही फुटबॉल चंद्रमा पे हम लोग जाके इस पे बल लगाएं तो कितना दूर जाएगा। माने इस टाइप का कुछ चीज़, इसका जो व्यवहार है, इसका जो प्रॉपर्टी है, हम लोग यही सब चीज़ इस चैप्टर में जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक भार से। भार में कहता है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है, वस्तु बोले तो वही पिंड, इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ जितने फोर्स के साथ खींचती है, उस फोर्स को पहले तो जान लीजिए आकर्षण बल कहा जाता है। तो उस आकर्षण, जितना आकर्षण बल से खींचती है, वही वस्तु का भार होता है। आगे देखिए, द्रव्यमान, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान को मास बोला जाता है इंग्लिश में, इसी मास को m ले लिया गया है जिसको डिनोट करते हैं। और ये मास हर जगह पे इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा,
यहाँ पर आपने भार पढ़ा था, तो W इसको डिनोट करेंगे W से। किस चीज़ से डिनोट करेंगे दोस्तों? तो W से डिनोट करेंगे, W से। और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। अब ये ऐसा क्यों, जरा देखिए, भार का डिफिनेशन पढ़िए। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, तो ये जो देख रहे हैं ना जी, यही आकर्षण बल है। तो ये वाला आकर्षण बल, और किसी वस्तु पर, ये वस्तु हो गया, अरे वस्तु का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ना भाई। द्रव्यमान बोले तो मास, तो वो मास इस बल के द्वारा कितना धरती पे खींचा जा रहा है, यही था भार। अच्छा, ये द्रव्यमान कुछ और नहीं, यही वाला तो द्रव्यमान को परिभाषित किया जा रहा है कि किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो ये जो द्रव्यमान देख रहे हैं, ये पृथ्वी पर भी सेम होगा। पृथ्वी पे पोल, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सब जगह ये मास इक्वल होगा। लेकिन ग्रेविटी हर जगह चेंज हो जाता है। जैसे पोल पे जाइएगा, पृथ्वी के ही पोल पे, तो ग्रेविटी कुछ और होगा। अगर इक्वेटर पे जाइएगा तो ग्रेविटी कुछ हो जाएगा। आप चांद पे चले जाइए, वहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और होगा। जुपिटर पे चले जाइए, वहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स अलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे जी का वैल्यू चेंज करेगा, वैसे वैसे डब्ल्यू का वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, मास यानी एम का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है। तो ये कंसेप्ट वही बता रहा है द्रव्यमान का, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। इसे एम से व्यक्त किया जाता है। माने हर जगह मास क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। इसी को देखिए अंतर में लिखा गया है। इसमें टोटल 4 अंतर है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है। भार और द्रव्यमान में अंतर बताया जा रहा है। देखिए कुछ भी अंतर होगा ना, तो इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करिएगा। आप देखिएगा कि जी का वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज कर रहा होगा। जैसे देखिए, पहला, पृथ्वी पर आकर्षण बल डब्ल्यू के कारण होता है, लेकिन मास वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। सेकेंड, इसका मात्रक न्यूटन होता है, डब्ल्यू का क्या होगा, न्यूटन। जैसे देखिए, मास का आपको पता है केजी होता है यूनिट, और ये जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको होता है जी, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन से ही इसको डिनोट करते हैं, माने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही। और हमने बताया था कि अगर जहाँ भी आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा मिल जाए, तो उसी को आप न्यूटन बोल लिएगा। तो भार का क्या हो जाएगा यूनिट, न्यूटन। लेकिन द्रव्यमान का जो आप यूनिट लिखिएगा वो होगा या तो ग्राम या किलोग्राम होगा। और हम आपको बताए थे कि भार जो होगा सदिश राशि होगा। आप कहिएगा कि आप उल्टा बोल रहे हैं, कि आप कहिएगा कि आप हमको जो ट्रिक बताए थे सदिश पहचानने के लिए, तो वो आप हमको उल्टा बताए थे। बताए क्या थे कि जहाँ वह दिख जाए वो सदिश है, जहाँ वह न दिखे वो अदिश है। तो इस भार में कहाँ सदिश मिल रहा है सर जी, जो आप सदिश ये राशि है। रुकिए, मैंने ये भी बताया था कि एक्सेप्शन होगा, बताए थे, इसीलिए ये भार क्या होगा, सदिश। तो आप याद रखेंगे कि भार सदिश होगा, भार सदिश होगा। क्यों होगा मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देता हूँ, घबराइए बिल्कुल मत। अब कहिएगा कि देखिए द्रव्यमान में हमको ठीक है पूरा व तो नहीं मिला, लेकिन आधा तो व मिल गया, तो फिर ये अदिश राशि क्यों है भाई? ये अदिश राशि ही है क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट व की बात किया था, आधा व की बात नहीं किया था। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान अदिश होगा और भार सदिश होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका लॉजिक है। ये तो वाह और वाह उन लोग के लिए बताया जिन लोग को फिजिक्स कम आता हो। लेकिन देखिए क्या लॉजिक है। आप W = mg फार्मूला जानते हैं ना, और मास कुछ भी रहे, ये मास तो अदिश है ही, लेकिन इस जी के बारे में आपको क्या कहना है? जी क्या है असल में? ये तो आकर्षण बल है ना दोस्तों, आकर्षण बल। और आकर्षण बल क्या है? ये बल है। और बल हम बताए थे ना, कोई भी बल रहे, बल खासकर बल, वो क्या होगा, सदिश राशि। तो आप कैसे ये भूल गए? अरे आप बाहर पे कैलकुलेट कर रहे हैं और ये हम जी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। जी तो सदिश राशि होता है, तो जब ये सदिश राशि होगा तो जाहिर सी बात है ये भी सदिश राशि ही होगा, और मास हमारा अदिश राशि होगा। तो चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्थ डिफरेंस क्या है। वस्तु का भार जो होगा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। अब बताया ना कि W जो mg होता है, जी तो हमेशा चेंज कर जाएगा, ये तो बहुरूपिया है, ये जी हमेशा चेंज कर देगा। और जैसे जैसे जी चेंज करता है वो वैसे वैसे W भी चेंज कर जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान
लेकिन ये मास हर जगह नियत रहेगा। नियत का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कहीं भी चेंज नहीं करेगा, इसी को अचर बोलते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आते हैं दूरी और विस्थापन से। दूरी, दूरी में देखिए क्या होता है। दूरी, दूरी को इंग्लिश में प्रतिदिन की भाषा में दूरी को डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ कि कैसे। ये मान के चलिए मेरा घर है, और ये मान के चलिए कि मेरा घर है और ये आपका घर है। चलिए बी हैं आप और हम ए हैं। ये मेरा घर है और ये आपका घर है। क्या होता है, मैं अपने घर से निकला, थोड़ा सैलून वगैरह गया, थोड़ा कहीं इधर उधर घूमते फिरते चाय की टपरी पे दोस्तों से मिलते हुए मैं आपके घर में पहुंच गया। लेकिन आप क्या किए, जब हम आपको बुलाए कि मेरे घर पे भी कभी चाय पीने के लिए आइए, तो आप निकले और बहुत ही आपकी फाइटी से एकदम सीधे सामने आ गए। ठीक है, तो आप कहिएगा ना कि हम भी आ गए और आप भी आ गए। तो एक सेकेंड, हाँ, दूरी और विस्थापन। तो ये जो आप आए हैं ना, ये आपने विस्थापन किए हैं, विस्थापन। तो आप ये कभी कहे हैं कि हम विस्थापन से आए हैं? आप कहते हैं हम थोड़ी ही दूर से आए हैं। आप ये कहते हैं कि हम थोड़े विस्थापन से आए हैं? नहीं, हम कहते हैं बहुत दूर हमको चलना पड़ा, बहुत दूर चलना पड़ा। और आप कहते हैं, आप भी कहते हैं कि हमको थोड़ा ही दूर चले और हम पहुंच गए। लेकिन आपने कभी ये कहा है कि आप थोड़ा ही विस्थापन में आ गए हैं? नहीं कहा है, क्योंकि विस्थापन सबसे छोटा डिस्टेंस का दूरी होता है और दूरी सबसे लंबा दूरी, मतलब हम अपने घर से चले आपके घर तक पहुँचे, तो पहुँच तो गए, लेकिन मैंने ये वाला रास्ता लिया बहुत घूम फिर के, तो ये मेरा दूरी कहलाएगा। इसको विस्थापन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि हम अपने घर से सामने चाहे दीवार आए, चाहे नदी आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे किसी का दुकान, गुप्ता जी का दुकान आ जाए, किसी चीज़ का दुकान आ जाए, चाहे कोई भी पार्क में हो, हम उस सामने निकलेंगे अपने घर के दरवाजे से, चाहे वो दरवाजे से निकलेंगे और आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो सामने वाला चीज़ हुआ, इसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। और ये वाला कहलाएगा दूरी। दूरी जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, दूरी। और बोलचाल की भाषा में दोनों क्या है, सेम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, अभी मैंने बताया ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिंदु, मैंने हम चले आपके, मैंने हमारा घर से लेके आपका घर, मतलब ये मेरा बिंदु, ये आपका बिंदु, यहाँ से चले हम मतलब वस्तु हो गए। तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई अप्रत्यक्ष मार्ग, ये तो प्रत्यक्ष मार्ग नहीं था, अप्रत्यक्ष, हमने मान के चलिए ऐसे ऐसे गया, हो सकता है कि और मैं थोड़ा और ऐसे भी जा सकता था, तो ये प्रत्यक्ष है क्या? लेकिन आपने जो चला था वो प्रत्यक्ष था, कि सामने अगर बोला जाएगा कि हमारे घर के सामने आपका घर सामने, तो सिर्फ यही सामने है। लेकिन जाने को तो आप कैसे भी जा सकते हैं, अपने पिछले दरवाजे से निकलिए और पूरा पटना या मुजफ्फरपुर घूम घाम के चले आइए, तो ये तो जाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। वास्तविक लंबाई होती है, अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग, हमने बताया ना, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, यहाँ से सीधी रेखा में अगर कोई लाइन है, एक सीधी रेखा में आप आवाजाही करते हो बिना हिले डुले, चाहे मैंने बताया ना कि घर में रास्ते में चाहे पार्क आ जाए, पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए, आप सबको बीचों बीच से हिलते हुए आप मेरे घर के दरवाजे से आपके घर के दरवाजे के बीच में एकदम जो लाइन खींचा जाएगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा जाएगा। आगे सुनिए, रेखा मार्ग को बतलाता है। इसीलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई जो भी हो वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए फाइनली हम बताते हैं, ए है और बी है, ये हम दोनों का घर है। अब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट उसको कहेंगे कि ए से चलिए और बी तक पहुंचिए, जो सीधी रेखा में खींचा जाएगा लाइन, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इस रास्ते पे इस मान के चलिए मैंने ये रास्ता बना दिया, तो जो भी इस रास्ते पे चलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो घूम फिर के इधर उधर जैसे तैसे गली मोहल्ला नाली नाला में गिरते हुए जो जाएगा, इसको कहेंगे डिस्टेंस। आगे आइए, चली गई दूरी केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पे एक चीज़ पहले रुकिए, मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। सदिश,
अब तक मैंने जो क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताया था कि सदिश में जहाँ वह दिख जाए वो सदिश होगा, जहाँ वह ना दिखे वो अदिश हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन को बनाने का टेकल करने का जल्दी से तरीका बताया था। अब मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ क्या होता है, आप थोड़ा वेट करिए। देखिए अब यहाँ पे भी देख लें, दूरी कह रहा है और विस्थापन कर रहा है। तो हमने बताया था कि जहाँ वह दिखे वो सदिश, तो वह किस में दिख रहा है, विस्थापन में वह दिख रहा है, यानी ये सदिश हो जाएगा। दूरी में वह नहीं दिख रहा है, ये अदिश हो जाएगा। हम लोग अपने कंसेप्ट के हिसाब से तो सही हैं, लेकिन आपको तो ये जानने के लिए सोच रहे होंगे कि आखिर ये सदिश क्या होता है भाई और अदिश क्या होता है। आप ना एक बार सदिश अदिश बता दीजिए सर जी। तो देखिए हम बताते हैं आपको सदिश अदिश के बारे में। क्या है सदिश जी? कहा जाता है कि आप ऐसे समझिए सदिश के बारे में। पहले सदिश, हाँ, जिसका परिमाण भी हो, जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड इंग्लिश में, परिमाण अभी मैं बताता हूँ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग सदिश कहेंगे। क्या मैंने बोला? सदिश हम उसको कहेंगे, सदिश का मतलब होता है वेक्टर, और वेक्टर हम लोग उसको कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा आसान भाषा में समझाओ सर, आप इतना टफ क्यों करो? तो देखो समझाता हूँ आसान भाषा में। ये मेरा घर था, ये आपका घर था। हमने कहा कि मेरा घर से चले और पूरब की दिशा में, इधर ईस्ट हो जाएगा ना, ईस्ट की दिशा में, ईस्ट की दिशा में आपका घर है जी। मैंने क्या बोला? मैं अपने घर से चला और ईस्ट दिशा के मुंह की तरफ चेहरा करके और आपके घर तक पहुंच गया। तो मैंने क्या किया? मैं बोला कि आपके घर तक 50 मीटर, मेरा आपके घर से लेकर मेरे घर के बीच की दूरी कितना है? 50 मीटर है। और मैंने किस साइड चला? तो पूरब की दिशा में चला। पूरब की दिशा में चला ना, एक ही दिशा में चला, दो दिशा में नहीं चला है मैंने। तो इस दिशा में चला, मतलब ये डायरेक्शन हो गया। और ये जो 50 मीटर आप देखते हो, ये 50 यही परिमाण हो गया जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये मीटर यूनिट हो गया। आप फिर से समझिए, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया जो कि डायरेक्शन हो गया, माने ये डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड 50 हो गया, और मीटर को यूनिट, यूनिट को कोई ज़्यादा यहाँ रोल नहीं है, यूनिट मीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या चला, आपके अपने घर से निकला और पूरब की दिशा में यानी ईस्ट की दिशा में अपना फेस करके आपके घर तक पहुँच गया, और 50 मीटर का भी डिस्टेंस तय किया। तो 50 मीटर डिस्टेंस हो गया, मैग्नीट्यूड जिसको कहेंगे। डायरेक्शन, ये देखिए डायरेक्शन ईस्ट की दिशा में चला, यानी हम जब आपके घर तक पहुँचे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी था और हमारे पास डायरेक्शन भी था। तो हम कौन सा क्वांटिटी हो गए? तो वेक्टर क्वांटिटी हो गए, और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। अब आइए अदिश राशि। ये मेरा घर है जी, ये आपका घर है। मैंने चला यूं 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 चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, इस तरह से आपके घर पहुंच गया। अब बताइए, मैं तो ये तो बोल सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे चला जी, ऐसे चला जी, ऐसे चला जी, ऐसे चला जी। कौन दिशा में जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, बस जा रहा हूँ आपके घर तक, और सारी दिशाओं को मैंने जाते हुए आपके फाइनली आपके घर तक पहुँच गया। और ऐसे में मैंने 300 मीटर का मैंने रास्ता पूरा किया। इसमें 300 मीटर है, कहीं भी आपको डायरेक्शन दिख रहा है? कहीं भी मैंने बोला है कि उत्तर से आया हूँ या दक्षिण से आया हूँ, दक्षिण से आया हूँ या ईस्ट से आया हूँ, साउथ से आया हूँ, या मैंने ये बोला कि 45 डिग्री एंगल बना के आ रहा हूँ, या फिर ये बोला कुछ भी मैंने ऐसा बोला डायरेक्शन से रिलेटेड कि मैं उत्तर से आ रहा हूँ या दक्षिण से आ रहा हूँ? नहीं बोला। यानी नहीं बोला तो मैंने सिर्फ 300 मीटर बोल रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ और ये यूनिट बोल रहा हूँ। इसके अलावा मैं दोस्तों मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं कुछ भी ना बोलूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। और डिस्टेंस की जब बात करें तो वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। और अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने यहाँ देखिए 3-4 चीज़ें बोला, एक वेक्टर बोला, एक स्केलर बोला। वेक्टर के साथ मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोला, मैग्नीट्यूड बोला और डायरेक्शन बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। लेकिन जब स्केलर में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किया तभी वो स्केलर कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, माइनस, प्लस, ये सब डायरेक्शन का ही सिद्धांत है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है किसी गति। ये वाला पॉइंट आपको समझाता हूँ कि गतिशील वस्तु, अभी मैंने क्या बोला जी? ये मेरा घर है,
ये आपका घर है। इसी इसी एग्जांपल पर आपको सेट करता चलता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए है और बी है। मैं चलना शुरू किया, मैं बोला ना कि मैं चलना शुरू किया तो मैं वस्तु हो गया, और जब चलना शुरू किया गया तो मैं गतिशील वस्तु हो गया और आपके घर तक आ गया। ओके। और फिर मैं आपके घर तक आया तो मैं कहूँगा ना कि मैंने 300 मीटर दूरी चल के आया हूँ जी आपके घर तक, ये कहूँगा। अच्छा, अब क्या करता हूँ कि ये घर तक आ गया, फिर मैं अपने घर से चल के वापस आ गया, तो डिस्टेंस 300 जाने में 300 आने में, टोटल मैंने 600 डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ दे, मतलब ये तो दूरी तो 600 मीटर चल लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हो हिंदी में, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे कि जब आप अपने घर तक पहुँच गए मेरे घर से होते हुए घूम के, तो बताइए आपने डिस्प्लेसमेंट कितना चला। पता है डिस्प्लेसमेंट कितना चला? 0। आप सोच रहे हो कि क्या पागल पागल की तरह बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भला 0 होगा? इतना दूर चले, अपना थकान हुआ और उसके आप 0 बोल रहे हो? हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ 0, क्योंकि याद करिए मैंने डिस्प्लेसमेंट में बोला हूँ कि फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट के बारे में बात किया है, कहाँ से आपने चलना शुरू किया और कहाँ आपने चला, और उसका बीच का जो जितना भी डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो आपने अपने घर से चलना शुरू किया और इसके घर तक गए, मैंने आप ये घर तक गए और फिर यहाँ से वापस आप अपना आ गए, तो फाइनल फाइनल कहाँ पूछे? आप अपने घर में ही। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किए थे? अपने घर से ही। दोनों का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? आप ही बता दीजिए ना हमको। 0 नहीं आएगा। मैंने आप अपने घर के मान के चलिए घर का दरवाज़ा है, यहाँ से चले, इसके पास गए, फिर वापस आ गए, भला हालांकि डिस्टेंस तो 600 मीटर हो गया, 300 जाने में 300 आने में, लेकिन वापस तो आप अपने ही घर पे आ गए ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा ना, फाइनल कहाँ है? आपका घर, और इनिशियल कहाँ है? आपका घर, वैल्यू 0। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलता हूँ। ये पॉइंट वही कह रहा है कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मैंने आपके घर गया अब फिर अपने घर आ गया, तो दूरी कैसे शून्य होगा? 300 जाने में 300 आने में, तो ये 600 हो गया, तो 0 तो हुआ नहीं, लेकिन विस्थापन में 0 हो जाएगा। किसी गतिशील वस्तु शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। देखिए यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, वापस आ गया, 0 हो गया, यही बता रहा था। आगे पढ़ लेते हैं, चाल और वेग देख लेते हैं हम लोग कि चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। चाल और वेग देख लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, अतः चाल इक्वल टू चाल, मतलब देखिए प्रति समय से मतलब आप समझिए, प्रति समय का ये मतलब हो गया कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा और माने 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। प्रति समय बोले तो हमेशा 1 होगा, ये पहले समझ लीजिए। बड़े चीज़ों में 1 सेकेंड को हम लोग एक इंटरनेशनल पैरामीटर 1 सेकेंड है, 1 घंटा भी है, 1 दिन को भी माना जाता है, 1 साल को माना जाता है। यही टाइम है जो कि क्वेश्चंस में आपको हमेशा पूछा जाएगा कि 1 सेकेंड में बताइए, 1 घंटा में बताइए, एक यही है प्रति समय। मैंने एक सेकेंड जनरली कैलकुलेट होगा फिजिक्स में 1 सेकेंड पे ही, क्योंकि अगर छोटा कैलकुलेशन हो तो 1 सेकेंड में, बड़ा कैलकुलेशन हो तो 1 घंटा में, और ज़्यादा बड़ा हो 1 दिन में, और ज़्यादा बड़ा हो तो कहलाएगा 1 साल में। इस तरीके का कैलकुलेट होगा, कभी भी 2 साल 2 सेकेंड इस पे कैलकुलेशन नहीं होगा। तो किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय समझ में आ गया। एक समय में मतलब 1 सेकंड में आप कितना दूरी तय करते हो, इसी को आप चाल कहेंगे। मतलब अब मैं थोड़ा सा बड़ा सा आपके समझने के लायक बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ आप अपने घर से निकलिए और 1 घंटा तक आप चलिए, कितना दूर तक चल सकते हैं? आप जितना दूर चलिएगा ना उतना, मान के चलिए आप 30 मीटर चले, 30 किलोमीटर चल लिए 1 घंटा में, तो 30 किलोमीटर अब बटा 1, तो मैं कहूँगा कि आपका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने यही तो पढ़े थे। अब देखिए चाल, आप अपने ट्रिक के माध्यम से चलिए कि चाल बताइए कि सदिश होगा कि अदिश होगा। ट्रिक मैंने क्या बताया? हमें ओवर ढूंढ रहा है, क्या चाल में ओवर मिला? नहीं मिला, यानी ये अदिश राशि हो जाएगा। पहला चीज तो समझ गए। अब देखिए, और ऐसे भी आपको समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका अब चाल का हम लोग एसआई यूनिट जान लीजिए कि मीटर पर सेकंड होगा। दूरी को हम लोग किस चीज़ से? मीटर में भी व्यक्त करेंगे और समय को सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका यूनिट। अब वेग में उसके इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है,
तो विस्थापन क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन तो वही ना हो गया, डिस्टेंस को ही तो विस्थापन करते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड, तो विस्थापन का भी मीटर पर सेकेंड होगा। चाल एवं वेग में कहिएगा कि दोनों का यूनिट एक है, दोनों का फॉर्मूला एक लगेगा, तो आखिर अंतर क्या है, तो देखिए क्या अंतर है। चाल एवं वेग में यह अंतर है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक सदिश राशि है, वेग में वह दिखा इसलिए सदिश होगा, ऐसे भी ट्रिक के हिसाब से। और दूसरा देखिए, चाल का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो दूरी, हम दूरी बताए थे अदिश है, तो ये भी चाल हमारा अदिश होगा। अब दूरी अदिश है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं होगा। लेकिन विस्थापन हम बताए थे कि सदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा इसका मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसके पास कुछ तो क्वांटिटी होगा, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होगा कि किस साइड जा रहा है। जब ये दोनों ही होगा तो वेग के पास भी तो डायरेक्शन मिल गया, तो जब वेग को भी डायरेक्शन मिल गया तो ये राशि क्या कहलाएगा, सदिश राशि। जहाँ भी अब आपको सदिश राशि और अदिश राशि दिखे, समझ जाइएगा कि कोई भी क्वांटिटी है, जैसे ये चाल है तो चाल अदिश पता चल गया, तो आप समझिए इसका कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है, ये कहीं भी घूम फिर सकता है। अब देख लीजिए त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या है। त्वरण वस्तु के त्वरण के समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर, सीधा सीधे आप याद रखिए कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या कहलाएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। अब ये कहिएगा कि वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए, वेग परिवर्तन की दर को, दर यहाँ मैंने बोला दर, ये दर से आप समझ सकते हैं कि जैसे आप सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि कैसे केजी है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि बताइए सब्जी वाले भाई साहब कि ये कैसे रुपये, कैसे का मतलब रुपया, कैसे रुपया पर केजी है, आप यही ना कहते हैं, तो उसी को तो बोलते हैं रेट, कि आप अपना रेट बताइए सब्जी का रेट। तो आप रेट में क्या बोलते हैं कि पर केजी, माने 1 केजी का दाम बताइए कितना रुपया, माने 1 केजी में के रुपया, ऐसी तो रेट पूछते हैं, तो यही रेट है। तो वही कह रहा है कि वेग परिवर्तन की दर, जहाँ दर आ जाए मतलब समझिए कुछ ना कुछ डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन में यहाँ होगा समय। समय में हम बताए थे कि हमेशा यूनिट में बात करिएगा, या 1 सेकंड में या 1 मिनट, इस तरीके से, तो हम लोग 1 सेकंड में बात करेंगे। तो 1 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन होता है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा जी, जैसे देखिए आप घर से जब निकलते हैं तो बहुत खा पी के निकलते हैं, ताकत होगा, 2 मिनट चलते होंगे, फिर आपका स्पीड थोड़ा कम जाता होगा, तो यही तो वेग परिवर्तन हो गया। तो कितने देर में आपने स्पीड को, अपने चाल को कम कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, 2 मिनट तक आपने चले और अपना स्पीड कम कर दिए, तो यही तो हो गया वेग परिवर्तन, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। आगे अगला पॉइंट देखिए कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो t समय पश्चात अंतिम वेग v हो तो त्वरण v माइनस यू बाई टी। ये कुछ नहीं, बस मोशन इक्वेशन है कि a इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल और बटा टाइम, इसी को a बोलते हैं। अभी मैंने बोला ना वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन कितना, आपने लास्ट मैंने आखिरी में कहाँ पहुँचा और आपने कितना मीटर पर सेकंड से आपने, जैसे देखिए घर से निकलते हुए, ये आपका घर है और यहाँ तक आपने पहुँच गया, तो घर से निकलते समय आपका स्पीड कितना था, लेट से 3 मीटर पर सेकेंड, और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तब आपका स्पीड कम गया और हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो 3, तो फाइनल कौन सा होगा, फाइनल 2 होगा, और इनिशियल कितना होगा, इनिशियल 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -1 हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, कि आपने एक स्पीड अपना घटा लिया, इसका मीनिंग यही हो गया कि आपने अपना एक स्पीड क्या किया, घटा लिया। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअली v बाई टी होता है, और v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी होता है सेकेंड, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब देख लेते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम देखिएगा तो क्या है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि पिंड अथवा वस्तु, हम बता दिए ऑलरेडी कि पिंड का मतलब ही वस्तु होता है, इसके गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल के परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो देख लीजिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है।
पहला नियम कह रहा है कि कोई विरामा अवस्था, मैं आपको विरामा अवस्था वस्तु के बारे में बताता हूँ। माने कोई भी वस्तु रेस्ट में हो, और रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ। विरामा अवस्था का इंग्लिश रेस्ट हुआ, रेस्ट पोजीशन, और रेस्ट पोजीशन का मतलब हुआ रुका हुआ चीज़। जैसे कोई गेंद आपके ज़मीन पे, मतलब गेंद या बैट मान लीजिए, कोई अपने बॉक्स, आपका बुक ले लीजिए, बुक जो है आपके टेबल पे रखा हुआ होगा, रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है, माने ये क्या अपने से हिल डुल रहा है? नहीं, इसी को कहेंगे विरामावस्था। बुक आपका जो है, जो टेबल पे रखा हुआ है, वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहेगी और गतिमान। और देखिए एक सेकंड, कोई वस्तु अगर स्थिर है, माने रखा हुआ है, तो वो चाहता है कि हम स्थिर ही रहें। या कोई मान के चलिए आप कोई वस्तु घूम रहा हो, तो वो चाहता है कि हम घूमते ही रहें, माने चलते ही रहें, तब तक जब तक ना कि उस पर फोर्स लगा दे। जैसे आप अपना गाड़ी चलाते होंगे, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का जो पहिया है, उस पहिया को ना आप कंट्रोल करते हो। जैसे देखो कैसे कंट्रोल करते हो, आप अपने एक्सीलेटर से, जो भी एक्सीलेटर से या जो गियर वगैरह होता है, उसको एक्स्ट्रा मैंने इंक्रीज करा के आप उसके व्हील को ज़्यादा तेज़ी से नचवाते हो, यही ना करते हो? तो कंट्रोल किया ना। और जब ज़्यादा तेज़ी से नचने लगता है, तो आप उसको धीमा करने के लिए ब्रेक लेते हो, यही काम करते हो। तो आपने कंट्रोल नहीं किया, मान के चलो आप अपना कंट्रोल उस पर खो दीजिए, मान के चलिए आपका ब्रेक फेल हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो कभी, लेकिन मान के चलिए वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो पता है वो जो आपका पहिया है, वो पहिया घूमते ही रहना चाहेगा, वो रुकना चाहेगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं जब तक ना कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगा दे। फोर्स कैसे कोई लगा देगा? सामने आप दीवार खड़ा कर दीजिए, तो जाएगा आपका गाड़ी और दीवार में टकरा जाएगा, ये फोर्स लगा ना, किसी ने तो फोर्स लगाया। आप ये रोड को क्या करिए कि पहाड़, आप मैंने रोड को क्या करिए, मान के चलिए ब्रेक फेल हो गया, तभी देखते होंगे कि उसके जो ड्राइवर होते होंगे वो ऊंचाई वाले रास्ते को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते ऊंचाई वाला रास्ते पे जाएगा ना, तो फोर्स लगाएगा, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। ये बात वही कह रहा है। कह क्या रहा है कि कोई विरामा वस्तु, माने रुकी हुई वस्तु रुका ही रहना चाहेगी, और गतिमान वस्तु हमेशा एक समान चाल से सीधी रेखा में, देखिए मैंने कहा ना सीधी रेखा में गतिमान रहेगी। तब तक, कब तक रहेगी भाई? तो जब तक कि उसकी विरामा अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य न किया जाता हो। जैसे आपका बुक टेबल पर रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही रखा रहेगा जब तक न कि आप अपने हाथ से जाके उसको हिला दें। जैसे ही हिला देंगे उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, और जैसी पोजीशन चेंज हो गया तो कह देंगे कि उसने कुछ दूरी तय कर लिया। अब देखिए, ये तो हो गया वस्तु के किताब के बारे में। अब क्या है, वो जो चल रही पहिया है, जो मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया, तो वो चलता ही रहेगा एक समान गति से, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, कहीं इधर उधर नहीं लेगा। अगर अगर किसी ने, मान के चलिए रोड चल रहा है, अब रोड पहाड़ी पे चला जा रहा है, तो यहाँ तक आते आते एक टाइम पे रुक जाएगा, क्योंकि इस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा है ना जी, ये सड़क ही तो फोर्स उस पर लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, माने कुछ ना कुछ उसको सड़क रेसिस्टेंस तो दे रहा है। तो यही बात है। चलिए, उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था रहने की, अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब देखिए, जड़त्व मतलब समझ जाइए एक तरीके से ढीठ। अपने बचपन में अपने मम्मी पापा से डांट खाते होंगे, अपने बड़े भाई बहन से, तो यही बोलते होंगे कि बड़ा ढीठ है, एक बार खाने के लिए बैठ जाता है तो खाता ही रहता है, एक बार रोने के लिए बैठ गया तो रोता ही रहता है, बड़ा ढीठ है, एक बार खेलने चला गया तो खेलता ही चला गया। ये वही तो कह रहा है न्यूटन का फर्स्ट नियम, कि अगर आपने एक बार बैठे हुए हैं तो आप बैठा ही रहना पसंद करेंगे, उठेंगे नहीं। एक बार सो गए तो सोता ही रहेंगे, उठने का मन नहीं करेगा जब तक न कि कोई बाहरी बात। आप अपने बचपन में देखिए, मुझे अभी अभी भी याद है अपने बचपन का। मुझे ठंडे के समय में मेरे पिताजी सुबह में ही 4 बजे पढ़ने के लिए उठा देते थे। अब ठंडा होता है, अब सोया हुआ रहता हूँ, और वो भी गाँव में, तो मुझे उठने का मन नहीं करता था, तो मैं चाहता था कि उठा ही नहीं रहे। पापा तो 2-4 पापा बोल दिए और मेरा आदत लग गया, उठ के पढ़ने लगा। लेकिन किसी दिन मन किया कि नहीं नहीं उठूँगा, आज तो सोऊंगा। लेकिन पापा आए और फिर डांटना स्टार्ट कर दिए। एक मेंटली फोर्स लगाए ना कि तुम नहीं उठेगा, तुम्हारा खर्चा पानी बंद, तुम्हारे साइकिल में हवा निकाल देंगे, तुम साइकिल से जाएगा नहीं, पैदल जाएगा स्कूल पढ़ने। तो इस तरीके से उन्होंने एक एक्स्ट्रा बल लगाया। इसकी वजह से मैं क्या किया, वापस उठ के पढ़ाई करने लगा। तो यही हो गया, इसी को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व का मतलब ढीठ, एक तरीके से आप हिंदी में समझ सकते हैं। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। जैसे
अगर टैलेंट अगर आप पढ़ने में तेज बहुत होंगे ना, तो देखिएगा आपके पास जिद्दीपना भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी से बात पकड़ने मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये स्टेटमेंट को अगर अच्छे से पढ़िए और समझिए क्या कर रहा है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़त्व की माप है। मतलब सीधा सीधी ये कहिए कि आपका टैलेंट कितना है, जितना आपके पास जिद्दी है। अगर आपको पास जिद्दी नहीं रहेगा कि हमको स्टेट पीसीएस कंप्लीट करना है, तो क्या आप स्टेट पीसीएस निकाल पाएंगे? एक साल अगर सोचेंगे भी कि हमको आज पीसीएस निकालना है, 2 दिन बैठेंगे, तीसरी दिन गारंटी देता हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ देंगे। क्योंकि पीसीएस निकालना तो किसी के आसान बात है नहीं, किसी की इतना आसान। उसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है, रात दिन एक मेहनत करना होता है। तो अगर आपके पास जितना जिद्दी होगा उतना ही आप सफलता के करीब पहुँचोगे। तो वही बात कह रहा है कि जरत्व भी अधिक होता है। मतलब अगर आपके पास टैलेंट है कि आप निकाल सकते हैं, समझ जाइए कि आप में जिद्दी भी है। अगर आप कोई भी ऑफिसर्स को देख लिए, अगर वो ऑफिसर बन गए हैं तो वो जिद्दी भी बहुत होंगे, वो अपने असूलों पे चलने वाले होंगे। तो यही कहा जाता है, जो जितना भारी रहेगा उसके पास द्रव्यमान भी, जिसके पास जितना द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जिसका द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। ऐसे याद रख लीजिएगा कि वस्तु का अगर द्रव्यमान ज़्यादा रहा, क्या रहा, मास ज़्यादा रहा, तो जाहिर सी बात है इनर्शिया भी ज़्यादा रहेगा, माने ढीठपनाई ज़्यादा रहेगा। अगर मास कम रहा तो ढीठपनाई भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, बस आगे बढ़ता हूँ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। पहला नियम से समझ में आ गया कि स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा था कि जो जितना ढीठ रहेगा वो उतना ही ज़्यादा पढ़ाकू भी रहेगा। चलिए दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। ये तो सीख चुके हैं। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण की उपस्थिति होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब समझ में आ गया कि अगर किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो वह एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। अब उसके बाद ऐसा वैज्ञानिकों को समझ में आया प्रथम नियम को पढ़ के कि अच्छा किसी वस्तु को हम हिलाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होगा? तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, अब बल लगाएंगे उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? एफ से, कि हमने देखिए इतना बल लगा दिया। तो बल आप किस पे लगाओगे? मास पे लगाओगे? अरे कोई ना कोई वस्तु पे लगाओगे ना। अब वस्तु को मेनली आप कैसे डिनोट करेंगे? बोलेंगे ना कि कितना ढीठ है, तो ढीठ को किस चीज़ से डिनोट करते थे? मास से। अरे भाई जिसके पास जितना मास रहेगा उतना ही जड़त्व होगा, तो जड़त्व को मास से बोलते थे। मतलब आपने आपको फोर्स लगाना है, किस पे फोर्स लगाना है भाई? तो इस वस्तु पे लगाना है। और जैसे इस वस्तु पे फोर्स लगाइएगा ना तो वो ये वस्तु हिल जाएगा, और हिल जाएगा इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पास एक्सीलरेशन पैदा हो गया। तो फोर्स लगाइएगा किस पे? वस्तु पे, और क्या हो जाएगा? वो वस्तु हिल जाएगा। तो वस्तु और वस्तु का हिलना यानी एक्सीलरेशन, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स निकल जाएगा। यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। यही वाला न्यूटन का दूसरा गति है, दूसरा गति नियम है। माने दूसरा गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बल का परिभाषा मिलता है। और अब देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और मीटर का हमने बता रखा, त्वरण का हमने बता रखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों अगर ये हमने बताए थे, ये जब मिल जाए तो हम बोल देंगे न्यूटन। तो देखिए 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? मतलब एक फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहेंगे? न्यूटन कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं क्या? जल्दी बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ने चलते हैं तो हम लोगों को अब पढ़ना होगा न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरा नियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तो बहुत सारा थ्योरी है, तो थ्योरी आप आराम से पढ़िए। अभी हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया है, तो थ्योरी अभी और हाफ एन आवर से ज़्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए न्यूटन की गति का तीसरा नियम देखिए क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे आपने बचपन में गुरुजी जब आपको पीटते होंगे आपके हथेली पे ठंडे ठंडे मौसम में, तो जितना चोट आपको लगता होगा ना उतना ही चोट गुरुजी के भी हाथ में लगता होगा। इसलिए ठंडे के दिन में देखिएगा गुरुजी, जो अच्छे जानकार गुरुजी होते हैं जिनको फिजिक्स आता है, वो मारने का प्रयास बहुत कम करते थे।
क्योंकि उनको पता है इसको तो मारेंगे हमको भी चोट लग जाएगा। मतलब जितना इसको कह सकते हैं कि जितना फोर्स ये लगाएगा, ये इस दीवार पे आप जितना फोर्स लगाइएगा उतना ही फोर्स ये दीवार भी आपके ऊपर लगाएगा। बस इतनी ही बात कह रहा है। पहली वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे ये दीवार है, आप इस पर एक हथौड़ा चलाइए तो आपने क्रिया किया, इस दीवार को तोड़ने के लिए आपने हथौड़ा चलाया तो आपने क्रिया किया। लेकिन इस दीवार चुपचाप नहीं बैठने वाला है भाई साहब, ये दीवार भी आपके हथौड़े को एक कस के खींच के देगा, और जो खींच के देगा ना उसको कहेंगे रिएक्शन। दीवार का भी रिएक्शन आएगा, तो आप क्रिया करते रहो, रिएक्शन आएगा। इसलिए समझाता है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो एकदम आप दम निश्चित रख लो कि आपके ऊपर भी रिएक्शन आएगा, और जब आप गलत किए हैं तो रिएक्शन भी गलत ही आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो रिएक्शन आएगा, ये 100% कन्फर्म है। अगर आप अच्छा किए हो तो आपके ऊपर भी रिएक्शन अच्छा ही आने वाला है। इसलिए नेकी करिए और फल की प्राप्ति के लिए मत सोचिए, आप नेकी करते जाइए, आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखिए ये दीवार था, आपने लगाया तो आपने इस डायरेक्शन से लगाया ना फोर्स, लेकिन दीवार जो है इस डायरेक्शन से लगाया, तो आपका लगाया हुआ फोर्स जो डायरेक्शन में था, दीवार का लगाया हुआ फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब आगे आ जाइए, संवेग मोमेंटम। मोमेंटम देख लीजिए क्या कहता है। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, आपके पास एक गेंद है, ये देखिए गेंद है, बहुत ही बढ़िया गेंद है, आप लोग तो खेले भी होंगे बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए गेंद है। अब इस गेंद को मान के चलिए ये 50 ग्राम का गेंद है। चलिए मैं बड़ा गेंद है, मैं बोलता हूँ 1 kg का गेंद है। कितना kg का है दोस्तों? 1 kg का गेंद है। और इस 1 kg गेंद को आप ऐसा करिए कि आप हाथ से उठाइए और इसको ना फेंक दीजिए। क्या करिए? फेंक दीजिए। जब आप फेंकते हैं ना तो मान के चलिए 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक देते हैं, तो वेलोसिटी है इतना, इस वेलोसिटी के किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फेंक देते हैं इस 1 किलो गेंद को। ठीक है, 1 किलो गेंद को आपने क्या किया? फेंक दिया। तो पता है आपके पास कितना केजी का गेंद था? 1 kg। आपने कितना स्पीड से भेज दिया? 10 के स्पीड से। तो 10 kg किलोमीटर पर आवर इसका संवेग हो जाएगा, माने मोमेंटम हो जाएगा। यही है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? सीधा सीधे आप एक बार लाइन में समझेंगे कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और भी, जैसे आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे आप बैठे हो, मोटरसाइकिल का वजन है 150 kg और आप खुद उस पर बैठे हुए हैं 100 kg का, टोटल हो गया 250 kg। तो 250 kg का 250 kg का आप और मोटरसाइकिल मिलके हो गया, और इसके साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कि कितना आपका मोटरसाइकिल पिकअप दे रहा है। मतलब जनरली 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं, तो गुना 60, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका मोमेंटम है। क्लियर? आगे अब देखिए हमारा वही ट्रिक, जहाँ व मिल जाए वो सदिश, यहाँ व मिल गया सदिश। क्लियर? काम बात खत्म। और देखिए यहाँ चाल नहीं है दोस्तों, यहाँ वेग है, और वेग हम बताए थे कि सदिश होगा, और सदिश होगा इसलिए संवेग भी हमारा क्या होगा? सदिश होगा। दूसरी बात, वेग में जैसी सदिश पता चल जाए तो समझ जाइए कि जब वेग में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो जाहिर सी बात है संवेग भी हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होगा। अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मास का क्या हो गया? किलोग्राम, अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। आगे अब संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन हमने बोला था जहाँ भी परिवर्तन दिख जाए वहाँ फाइनल माइनस इनिशियल होगा। जैसे वेग परिवर्तन दिखा था एक्सेलरेशन के टाइम पे त्वरण में, तो वहाँ भी बोल दिए थे कि फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ भी जब संवेग परिवर्तन होगा तो समझ जाइए कि फाइनल संवेग
अब माने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आगे पढ़िए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। माने जो न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े थे F=ma, बस उसी का ये एडवांस वर्जन है। तो स्पष्ट है कि बल क्या हो जाएगा, ये हम बताए थे, जब भी ये परिवर्तन होगा समय के रिस्पेक्ट में ही होगा। नीचे वाले को कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, माने समय के रिस्पेक्ट में होगा, और ऊपर में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही आप बस याद रखिए कि संवेग में परिवर्तन होगा mv माइनस mu। अब mv माइनस mu क्यों, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला mv होता है, ये तो जानते होंगे, और फाइनल वेलोसिटी v होता है, और इनिशियल वेलोसिटी u होता है। हम बताए थे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में यही है, इसको टी करके लाया गया है, कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ये तो संवेग माने संवेग परिवर्तन हो गया, ये इसको कह सकते हैं मोमेंटम परिवर्तन, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसी को बस ये लिख दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम प्रोपोर्शनलिटी लिया गया है, और एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और फिर इसी v माइनस यू को और t को एक्सीलरेशन बोला गया था। याद करिए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही होता है v माइनस यू बाई टी, और जैसे v माइनस यू बाई टी होगा, एक्सीलरेशन बोल दिए तो f इज इक्वल टू ma आ गया। इसको k ma भी लिख सकते हैं, k का मान हमेशा 1 होगा, k का मान कितना होगा 1, तो f इक्वल टू ma हो गया, और ma यही तो है न्यूटन का दूसरा नियम। ध्यान दीजिए, न्यूटन का दूसरा नियम में पढ़ाए थे आप लोग को f इक्वल टू ma, तो यही f इक्वल टू ma दूसरा नियम है। ठीक है, अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखिए, संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो या अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ये है मान के चलिए ये चल रहा है धीरे धीरे, मैंने आपका मोटरसाइकिल चल रहा है और मेरा भी मोटरसाइकिल चल रहा है, आराम से हम भी चल रहे हैं बैठ के, और सामने से कोई आके गाड़ी तब तक हम लोग को ना ठोक दे, तब तक हम लोग का अपना सेम संवेग से माने सेम मोमेंटम से जाते रहेंगे। कोई अगर ठोक दिया तो लड़ जाएंगे हम भी, और इधर उधर छिटरा जाएंगे। यही तो बात कर रहा है। कार्य देख लीजिए, कार्य क्या कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, अब बल लगा दिए अब आप क्या करिए कि बल इस बॉल पे आपने फोर्स लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या करेगा, ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे हो जाएगा, माने ये यहाँ पे मूव होके चला जाएगा। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आपने कर दिया, पहले बॉल यहाँ था, आपने यहाँ पहुँचा दिया। तो इस क्रिया तो जो ये पूरा कंप्लीट काम हो गया, इसी को कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्य। क्या आपने कार्य किया, इसके पोजीशन को, मतलब सीधा सीधी आप समझ जाइए कि किसी वस्तु का पोजीशन आपने अगर चेंज कर दिया तो समझ जाइए कि आपके द्वारा कार्य हुआ है। अब जैसे ये नोटबुक है, इस नोटबुक को उठा के अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो आपने कार्य कर दिया, लेकिन इस नोटबुक को उठा के यहीं पे वापस रख दीजिए, आपने कोई काम नहीं किया। समझ में आ गया, कोई कार्य नहीं किया। कार्य से मतलब है कि आपको उसके पोजीशन को चेंज करना होगा। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। आपने अगर इस पर बल लगा रहे हैं, जैसे दीवार पे नहीं कहते हैं कि क्या काम कर रहा है, दीवार में ढाही मार रहे हो क्या, मतलब इसने बोलते हैं घर में मम्मी पापा कि दीवार में खाली ढाही मार रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब आपने दीवार पे बल लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, लेकिन वो ताकत क्या फ़ायदा, दीवार थोड़ी ना हिल डुल सकता है। जब हिलेगा डुलेगा नहीं तो आपने क्या कार्य किया, कुछ भी कार्य नहीं किया। वही शक्ति अगर आप कुछ काम करने में लगा देते दूसरे तो शायद हो जाता। चलिए, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सीधा सीधी इसमें कार्य का फॉर्मूला बता रखा है। कार्य को देखिए हम लोग W से डिनोट करेंगे, और W कह रहा है कि जितना आपके ने बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापन हुआ, माने डिस्प्लेसमेंट, जिस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है S से डिनोट किया जाता है, यानी W गुना FS।
एस क्या है, डिस्टेंस आप समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हम बोले थे ना कि बोलचाल की भाषा में एक ही होता है। तो आपने कितना फोर्स लगाया और आपने उस वस्तु को कितना दूर तक जैसे एक ये किताब है, आपने इधर से फोर्स लगाया, क्या लगाया दोस्तों, फोर्स लगाया, और ये किताब ना हिल के यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना दूरी तय किया, ये यही वो दूरी को यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। और आपने ये फोर्स कितना लगाया, कितना ताकत लगाए, 2 रोटी बराबर कि 3 रोटी बराबर। अब मैं ये 2 रोटी 3 रोटी आप समझ सकते हैं 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाया, और ये कितना दूर तक आपने हिला दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला मत पढ़िए एफ एस कॉस थीटा, ये आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये हायर क्लासेस वाले के लिए ज़रूरत है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये इसलिए मैं इस डायग्राम को नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा एक्चुअली में होता है। आगे देखिए कार्य में कहीं भी आपको ओवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अदिश राशि, जहाँ अदिश राशि हो तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। इसका एसआई यूनिट आप याद रखेंगे कि कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है। 1 न्यूटन का बल किसी पिंड का बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, यानी 1 जूल 1 न्यूटन मीटर होता है। अब देख लीजिए शक्ति, इसी को सामर्थ्य या पावर भी कहते हैं। सामर्थ्य या पावर, सामर्थ्य या पावर, शक्ति किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कोई अगर मशीन है या कोई इंसान है, वो कुछ कार्य करता है, तो वो जो कार्य है 1 सेकंड में कितना कार्य, जहाँ मैं बोला था ना कि दर होगा, जहाँ नीचे में टाइम होगा और ऊपर में कुछ चीज़ होगा, तो एक टाइम में माने 1 सेकंड में आपने कितना कार्य कर लिया, यही पावर है। माने 1 सेकंड में कोई मशीन, जैसे रोटी बनाने वाला मशीन होता है, तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में, हम बोले थे यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, हो सकता है 1 साल, तो कोई मशीन 1 मिनट में कितनी रोटियां बना सकता है, तो उसका वो पावर हो गया, उसका सामर्थ्य हो गया। जैसे क्या आप समझ सकते हैं कि आप पे 1 साल में मतलब आप डीपीएससी की तैयारी 1 महीने में कितना कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, जितना आप कर सकते हैं ना वही आपका पावर है, सिंपल सी बात है। तो पावर का मतलब क्या बताया, यूनिट टाइम हमने बताया था, और आपने कितना कार्य करोगे, तो यही हो गया पावर। तो पावर यानी W/T, ठीक है। और डब्ल्यू माने वर्क का होता है जूल, आपको पता है, टाइम का सेकंड, तो क्या हो गया जूल पर सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वाट बोल देंगे, वाट, तो ये हो गया वाट। अब देखिए शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ये याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट, और जूल पर सेकंड भी दिया रह सकता है। एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, कोई वस्तु है उसको कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा जिसको हीट एनर्जी बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा जिसको इंग्लिश में लाइट एनर्जी बोलेंगे, ध्वनि ऊर्जा जिसको साउंड एनर्जी बोलेंगे। ऊर्जा में कहीं भी आपको वह दिखा क्या, नहीं, यानी ये अदिश राशि है। और जैसी ये अदिश राशि है जिसका मतलब समझना है कि ऊर्जा के पास मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, इसका ऊर्जा जो भी होगा उसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल। याद करिए कार्य का भी हमने पढ़ाया था कि जूल ही होगा, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक कोई पूछे तो जूल होगा। अब ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ध्वनि ऊर्जा हो, प्रकाश ऊर्जा हो, ऊष्मा ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल होगा। अब देख लीजिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, और फिर गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए लास्ट टॉपिक है एक्चुअली ऊर्जा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए यांत्रिक ऊर्जा, यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग इसके आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और इस मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है।
काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो आपको जानने का मन कर रहा होगा कि गतिज ऊर्जा क्या है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल भी मीटर पर सेकेंड हो तो उसका वस्तु का गतिज ऊर्जा, डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। आगे देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा। एक चीज़ और बताता हूँ कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो पैरेलली चलेगा, मतलब पैरेलली का मतलब ज़मीन के सहारे ये गतिज ऊर्जा होता है। जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चलता है ना वो गतिज ऊर्जा होता है। आगे देखिए स्थितिज ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा इसका होता है mgh। m तो आपको पता है क्या होगा, तो m मास है, g क्या है ग्रेविटेशन और h हाइट। मतलब आप ज़मीन से लेके, ये मान के चलिए ज़मीन है, इसको यहाँ पे कोई वस्तु आप पकड़ के रखे हो तो इसके पास ना स्थितिज ऊर्जा आ गया है। अब ये जितना हाइट पर आप ऊपर रखेंगे ये ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, हाइट को कम करेंगे तो ऊर्जा कमता जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं इससे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम, इसी को तो ढीठ का नियम बताए थे। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तब वो करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। एक व्यक्ति का संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, तो बढ़ेगी। इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने से में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ेगा, तो 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगा, जो व्यक्ति का घनत्व होगा उसमें कमी दर्ज होगा और घनत्व क्या होगा, कम होगा, लेकिन रीडिंग बढ़ेगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वो क्या है कार्य सिद्धांत दोस्तों, तो वो है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण। अपकेंद्रण यहाँ पे देखिए कि वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसी को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने के मशीन, दूध से मक्खन निकालने के मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अपकेंद्रीय सिद्धांत पे 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, कपड़ा साफ करने का मशीन और दूध से मक्खन निकालने का मशीन। प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है, तो वो है अपकेंद्रीकरण। प्रक्षालन मशीन का अपकेंद्रीकरण। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। सदिश, अब तो सदिश पहचानने में तो कोई तकलीफ होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए व दिख रहा है, ब भी दिख रहा है और यहाँ पे ब दिख रहा है, यहाँ पे भी बल है ही जो कि सदिश होगा। तो ये भी सदिश, ये भी सदिश, ये भी सदिश। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सदिश नहीं है, तो यहाँ पे तो व नहीं दिख रहा है, यानी ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो आप पकड़ लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वो है संवेग, क्योंकि यहाँ वह है और बाकी किसी चीज़ में भी देखिए वह नहीं है। तो कहिएगा कि यहाँ पे देखिए सर जी वह है, तो भाई मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया था बल में। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? आप बताइए सदिश राशि कौन है? विस्थापन। कितना आसानी से पकड़ आ गया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ का संवेग पूछ रहा है, यानी मोमेंटम, और मोमेंटम आपको पता है एम भी होता है, और वेग से कह रहा है कि अनुपात करिए, मैंने डिवाइड करिए, तो भी से भी कट गया, बचा क्या? एम। एम क्या है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है? एफ इक्वल टू हम बताए थे कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास को द्रव्यमान कहते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप होगी, तो कितना होगा? इसका आंसर 6 हो रहा है। फिर से सुन लीजिए एक बार क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन पढ़ के सुनाता हूँ। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी? तो देखिए क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब देखिए कैसे बनेगा। घन का आयतन कितना होता है? आपको पता है ना घन का आयतन कितना होता है? तो आई क्यू होता है, आई होता है, आई क्यू, या फिर घन का आयतन आपने पढ़े होंगे ए क्यू के फॉर्म में, तो चलिए हम लोग ए क्यू से बनाते हैं, ए क्यू। और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। तो अब कह रहा है कि ये दोनों ही इक्वल होगा, मतलब ए क्यू इज इक्वल टू 6a² इक्वल होगा, तो इधर से 2a² खत्म, तो ए इक्वल टू कितना बच गया? 6। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। किसी घन के आयतन घन का आयतन कितना होता है? ए क्यू, घन का आयतन ए क्यू। फिर कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया 6a²। फिर कह रहा है संख्याएं समान हो, माने ये दोनों ही समान हो, माने वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया हो, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ए क्यू और एरिया कितना हो जाएगा? 6a²। तो अब देखिए ए क्यू अपॉन a² इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 2 है तो 2 से कटेगा और यहाँ पे 2 कट गया, तो बच गया कितना? 1। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 6। आगे, ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, इसी को कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हवाओं की ऊर्जा होती है तो वो होता है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होता है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तब वो होता है गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति अभी ऊपर में ही बताया था, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसी का कारण है स्थिरता का जड़त्व। जो हम बताया था ना ढीठ है, वो व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ था, वो व्यक्ति जो ट्रेन पे बैठा हुआ था वो क्या था कि ढीठ था, वो बैठा ही रहना चाहता था कि अच्छे से, लेकिन ट्रेन तो चल दिया, मैंने कोई इसने फोर्स लगा दिया और ये ढीठ था, पीछे मुड़ गया, उलट गया। इसी तरीके से अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 कह रहा है कथन दे दिया है और कारण दे दिया है। कथन कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ यानी कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। रीजन कह रहा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो इसके संवेग एच परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये दोनों ही बात सही कह रहा है, लेकिन आर जो है यानी रीजन ए का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं देता है, यानी दोनों ही बात सही है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों भाई? क्यों कठिन है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो देख लीजिए क्यों है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है।
आगे पढ़ लीजिए इसमें सॉल्यूशन। सड़क पर चलने में हमेशा आसानी इसीलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं। और आपको पता ही होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जितना हम लोग पृथ्वी पर दबाव लगाते हैं ना, तो पृथ्वी भी हमारे पैरों के ऊपर उतना ही दबाव लगाता है और इसी के कारण हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, उसी के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन देखिए, भरी हुई गाड़ी के चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए कथन, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ये बोल रहा है कथन है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों? क्या वो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है? गलत। प्रारंभ में पहिया फिसलने लगता है? ये भी गलत। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है? ये भी सही। अब अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीएससी मेंस में 2013 में। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। जैसे ट्रेन में देख लीजिए घर्षण कम होता है। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। फिर से सुन लीजिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम इस सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा। देखिए, व्यक्ति का द्रव्यमान मान के चलिए लेट कि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो एम हो जाएगा और नाव का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं एन हो जाएगा। तो दोनों का द्रव्यमान अगर मिला दें तो क्या हो जाएगा, नाव प्लस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। अब देखिए कह रहा है कि अगर दोनों कूदे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा से दिया है, देख लीजिए। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग 0 था, माने कूदने से पहले संवेग 0 था। तो व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग m × 5 माइनस n × 0.5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो यहाँ से हम लोग n/m निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। इजी कैलकुलेशन था, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं, वे क्रमशः x/y/z दूरी पर रुकें तो x = y = z तो हो जाएगा, तीनों एक ही। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो समान दूरी पर ही रुकेगी। अतः x/y/z आपस में इक्वल होंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4.9 है। गतिज ऊर्जा का अनुपात बोल रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी एक और काइनेटिक एनर्जी दूसरे का अनुपात बोल रखा है 4/9। तब पूछ रहा है कि दोनों का वेग का अनुपात, तो पूछ रहा है वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 कितना होगा। तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है और इसका भी 12mv², तो 12mv² हो जाएगा। यहाँ पे 12mv² हो जाएगा। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर, यानी ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो जो 16/81 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
सॉरी 16/81 नहीं, एक्चुअली 4/9 यहाँ पे V1 का स्क्वायर आ रहा था और V2 का स्क्वायर हो रहा था, तो ये रूट में चला जाएगा, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। मैंने गलती से बता दिया, सॉरी। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मैंने कैसा कहना चाहता था कि देखिए काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, काइनेटिक 2 का हाफ mv², हाफ हाफ कैंसिल, कैंसिल, बच गया V1² और बटा V2², क्या बच गया V1² और बटा V2² बच गया। तो इसी को V1/V2 को देखिए अंडर रूट कर दिया गया, तो 2/3 आ गया। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह r से कम होगा। किसी वस्तु पर गतिक घर्षण, जिसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, विराम मतलब समझते हैं ना, रेस्ट पोजीशन, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह r से कम होगा। मतलब किसी वस्तु में गतिक घर्षण यानी डायनामिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला सवाल देख लीजिए। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। अगला सवाल निम्न कथन पर विचार करने कह रहा है और बताने कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन पहला बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये दोस्तों बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ ही फिसलेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देख लीजिए ये कैसे होगा। तो tan थीटा इक्वल टू v² होता है और थीटा क्या होता है? अभिलंब से झुकाव। r क्या है? तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। v क्या है? तो गाड़ी का वेग और g तो आपको पता ही होगा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्ष तेज चल रही हो तो वह मोड़ पर बाहर की ओर से फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल के भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। बाहरी पहियों पर क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये सही सूत्र दोस्तों A = v-u/t होगा। v-u/t होगा। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन क्या है? तो गति है। अगला चैप्टर देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति। देखिए गुरुत्व के अधीन गति क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की गति। ग्रहों की गति क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह प्लैनेट्स कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 1 तथा मंगल का 2 उपग्रह है। शनि के सर्वाधिक 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं।
शनि के कितना है तो 82 और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। पृथ्वी का 1 और मंगल का 2 उपग्रह है। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। जैसे सूर्य है, चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो इस तरीके से ये सूर्य हो गया, ये सन हो गया, ये कक्षा इसी रास्ते से मान के चलिए बुध है जो है इस रास्ते में गमन करता रहता है, फिर शुक्र गमन करता रहता है, फिर बुध शुक्र मंगल, फिर पृथ्वी, इस तरीके से घूमता रहता है, इस तरीके से पूरा घूमता रहता है। इसी को हम लोग ग्रह कहते हैं, ग्रहों की गति कहते हैं। तो बोल रहा है कि पृथ्वी का 1 उपग्रह होगा और मंगल का 2, शनि का सर्वाधिक 82 और बृहस्पति का 79। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम देखिए क्या है। जर्मन के थे केपलर, खगोल शास्त्री थे। उन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 गो नियम दिया। प्रथम नियम देखिए, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर रहता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब ये हुआ, वृत्ताकार भी बोल रहा है, दीर्घ भी। अगर ये कोई पॉइंट है, इससे रिलेटेड ऐसा कोई अगर सर्किल पे घूम रहा हो एकदम पूरा, तो इसको वृत्ताकार कहेंगे। लेकिन ये ऐसा है और ऐसा घूम रहा हो तो इसको कहेंगे इलिप्टिकल, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा परिक्रमण करते हैं। तो सूर्य कक्षाओं पर एक फोकस पर होता है। ठीक है, अब अगला दूसरा नियम देख लीजिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। दूसरा नियम कह रहे हैं कि सूर्य के से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पर पार करती है। मतलब सूर्य हो गया, ये ग्रह है, ये मिलाने वाला कोई रेखा है तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। मतलब ये ग्रह तो क्या करेगा, घूमता हुआ रहेगा। तो जो ये क्षेत्रफल है वो सारा क्षेत्रफल इक्वल ही होता रहेगा। चलिए तीसरा नियम क्या कह रहा है। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीप स्थल होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। मतलब ये सूरज है, कोई ग्रह ऐसे करेगा, फिर से देख लीजिए, ये एक सूरज है और इससे इस तरीके से कोई इलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। अब ये ग्रह यहाँ पे आ गया तो इस वक्त ग्रह का चाल बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पे ग्रह का चाल बहुत ही अधिक हो जाएगा। लेकिन ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इस वक्त देखिए दूरी ज़्यादा है, यानी एरिया ज़्यादा होगा, तो इस वक्त इसका दूरी कम जाता है, इसका चाल कम जाता है। इसका चाल क्या होता है, कम जाता है। लेकिन यहाँ नज़दीक है, इसको जल्दी से, इसका ये कम है, इसको जल्दी से ट्रैवल करना होता है, इसलिए यहाँ पे चाल ज़्यादा हो जाता है। आगे तीसरा नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस की तृतीय घात घन के अनुक्रमानित होता है। अब देख लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने भी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए। इनका कहना था कि अगर कोई दो वस्तु है तो वो दोनों ही वस्तु एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। जैसे आप अगर बैठे हुए हैं तो आपके रूम में टेबल भी होगा, कुर्सी भी होगा, तो आप भी टेबल को खींच रहे हैं और टेबल भी आपको खींच रहा हो तो कहेंगे आप पगला गए हैं सर, क्योंकि टेबल अगर खींचता तो हम तो टेबल के पास होते, और हम अगर टेबल को खींचते तो टेबल हमारे पास होता। तो हमको पता क्या है नहीं चल रहा। क्या हो गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे देखिए मैं क्या पढ़ा रहा था। मैं बोल रहा था कि जैसे किसी रूम में आप हैं और टेबल भी रखा हुआ है, तो टेबल भी आपको अपने तरफ खींच रहा है और आप भी अपने टेबल को अपने तरफ खींच रहे हैं। लेकिन ये आभास नहीं होता, क्योंकि वो जो आकर्षण बल है दोनों का, आपका और टेबल का, वो इतना नेग्लिजिबल है कि आप लोग उसको मतलब एहसास ही नहीं कर पाते हैं। तो यही हो गया, यही है गुरुत्वाकर्षण। आगे देखिए, दो पिंडों के मध्य
दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं बताता हूँ, ठहर जाइए। इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है, गणितीय रूप से देखिए, उसको लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर कर्मानुपाती बोला जाए और व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। अब ये करेंगे ये क्या मजाक है? तो जैसे देखिए, इसको पकड़ते हैं, इसमें पकड़िएगा तो एफ और हम आर स्क्वायर के बारे में कल्पना करते हैं, तो आर स्क्वायर के ऊपर मानते हैं 1, ऐसा कंडीशन हो ना तो बोलिएगा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती माने इक्वल, मतलब कि सीधा, जिसको कहते हैं m1 और m2 को पकड़िए, यानी इन दोनों को पकड़िए तो ये दोनों समानुपाती, इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। मतलब एफ बढ़ाइएगा तो m1 इंटू m2 का मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा, एफ घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन एफ और आर में ये रिलेशन कैसा है कि अगर एफ बढ़ाइएगा तो आर घटेगा और आर बढ़ाइएगा तो एफ घटेगा, इस तरीके का रिलेशन होता है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन हो उसको व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके का रिलेशन हो अनुक्रमानुपाती। तो ये फार्मूला भी समझ ही गए होंगे, ये फार्मूला याद रखना है कि एफ इक्वल टू जी एम m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आप इसमें देखिए, जी हमेशा एक ही होगा, इसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 6.67 10⁻, ये फार्मूला याद रखिए। और इस जी का वैल्यू हमेशा एक ही जगह पुट होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर से ये देख लीजिए, इस चीज़ को तुम पूरा रट लीजिए, जी का वैल्यू कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपको याद करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा। और ये m1 m2 क्या, मान के चलिए आप अपने रूम में हैं तो m1 हो गया आपका भाग, m2 हो गया टेबल का माने द्रव्यमान। तो इस तरीके से, और आपके और टेबल के बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस को का स्क्वायर कर दीजिएगा और कैलकुलेट पूरा कर दीजिएगा तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा कि कितना फोर्स आप दोनों के टेबल और आपके बीच लग रहा है। फिर से सुन लीजिए एक चीज़ को, जैसे आपने कहा ना कि हम टेबल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, टेबल हम पर कितना फोर्स लगा रहा है, अगर इन दोनों के बीच का फोर्स अगर जानना चाहते हैं आप तो क्या करिएगा, जी का वैल्यू ये पुट कर दीजिए और एम कितने किलोग्राम का टेबल है वो लिख दीजिए और आप कितने किलोग्राम के हैं वो लिख दीजिए, और आपका और टेबल के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जो वैल्यू निकल के आएगा वही आप दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है। अब एक और देख लीजिए, गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए क्या होता है, पहले ग्रेविटी देख लीजिए। ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी बताऊंगा, ये जो जी, जैसे आपने छत पे जाइए, छत पर उठा के एक ईंट फेंक दीजिए तो ईंट रुकेगा नहीं बल्कि वो नीचे ही आ जाएगा अपने ज़मीन पे। तो ये जो अपने आप जो नीचे आने वाला चीज़ को ही गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और इस जी और जी कैपिटल जी में क्या संबंध है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी, ये कैपिटल जी वही 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और एम का मतलब होता है मास का, अर्थ का मास, ये पूरा पृथ्वी का मास कितना है वो। और आर ई स्क्वायर का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर करिएगा, वही जी हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से
ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव पर श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर भी जी के मान में परिवर्तन होता है। देख लीजिए, समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़ देखिए क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, बोल देगा कि कोई मान के चलिए 3 वस्तु है ए बी सी, और ए बी सी, ये ए है कागज़ का बना हुआ, और बी बना हुआ है कपड़ा का, और सी बना हुआ है गेंद है मान के चलिए, और तीनों को एक ही हाइट से हम एक ही टाइम पे नीचे छोड़ते हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन सा चीज़ नीचे पहुंच जाएगा जल्दी। तो आप बताएंगे कि गेंद पहुंच जाएगा जल्दी क्योंकि भारी है। नहीं, अगर एक ही हाइट से गिराया जाए ना तो तीनों एक ही टाइम पे नीचे पहुंचेगा, ज़मीन से टकराएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हवा चलने के कारण ये दोनों देरी से पहुंचेगा और ये पहले पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जब तक न कि कंडीशन दे दे कि हवा चल रहा हो, तब तक आप बोलेंगे कि तीनों एक ही समय पे नीचे पहुंचेगा। लेकिन जब तक कोई भी कंडीशन न दे, खाली ऐसे ही क्वेश्चन दे के पूछ दे कि बताइए तीनों में से कौन पहले पहुंचेगा, तो आपको बताना है कि तीनों एक ही समय पे नीचे पहुंचेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पृथ्वी पर जी का मान सब जगह इक्वल होता है क्या? बोलेंगे आप नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता है। जी का मान ध्रुव पर कुछ और होता है और इक्वेटर पर कुछ और होता है, माने भूमध्य रेखा पर कुछ और होता है। इसी प्रकार से भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में भी ग्रेविटी माने जी का मान अलग अलग होता है। आप इतना समझ गए ना। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी का मान में परिवर्तन कैसे होगा। तो पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी का मान भी घटता जाएगा, या माने चेंज होता रहेगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे गड्ढा खोद के तब भी जी का मान में परिवर्तन होगा। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। चौथा, आगे पढ़िए। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। जो पृथ्वी तल होता है तो ये ध्रुव होता है, आपको पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, और ये ध्रुव इक्वेटर पर सबसे कम होता है। अब देख लीजिए उपग्रह का कक्षीय चाल। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, पीसीएस में तो बिल्कुल नहीं आएगा, आईएएस में आ सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये वाला कि VO = RE/G/R होगा। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें RE क्या है? तो अर्थ का रेडियस है, और स्मॉल r के बारे में आपको पता ही हो गया कि R त्रिज्या है, और V नॉट क्या है? तो V नॉट चाल, ये चाल से मतलब ये परिक्रमण करने वाला, ये जैसे इसके चारों ओर परिक्रमण करेगा ना कोई उपग्रह, तो ये V नॉट है, माने उपग्रह की चाल है। ठीक है ना, तो इससे आप निकाल लीजिएगा। अब देख लीजिए, पलायन वेग पढ़ना है हम लोगों को। पलायन वेग, इससे कुछ 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसको जान लेते हैं कि पलायन वेग क्या होता है। सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। आप तो जानते ही होंगे, ऊपर कुछ फेंकेंगे ज़मीन से तो वो वापस नीचे उतर के आ जाएगा। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। दोस्तों, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा को ही पलायन ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा कोई ना कोई स्पीड होगा जिसके सहायता से अगर आप फेंकेंगे पृथ्वी पर से ऊपर कोई वस्तु, तो वो वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, बल्कि वो स्पेस में चला जाएगा। तो इसी को कैलकुलेट करके बताया गया है कि एमी पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। और पलायन वेग का फार्मूला अगर कोई पूछे, ये, हालांकि फार्मूला कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो इसका आप याद रखेंगे कि भी जो ये पलायन वेग होगा वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर आप 11.2 किलोमीटर के
से ज़्यादा माने मिनिमम आपको 11.2 किलोमीटर तो रखना ही होगा, इससे अधिक स्पीड भी लगा सकते हैं। अगर इतना स्पीड से अगर कोई चीज़ को भी आप धरती पर से ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस धरती पे आने नहीं जा रहा है। अब देख लेते हैं कछिए चाल और पलायन वेग। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप बस इसको याद रख लीजिए। संबंध में पूछ रहा है तो संबंध क्या होगा, तो भी क्या है, पलायन वेग, और भी नॉट क्या है, कछिए चाल। तो कछिए चाल और पलायन वेग, कछिए चाल का √2 गुना होता है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है दोस्तों, तो कछिए चाल का √2 गुना होता है, माने √2 गुना होता है। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कछिए चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुना हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है ना। सरल आवर्त गति भी देख लेते हैं। सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक सिंपल का दोलन आदि सरल आवर्त गति के ही उदाहरण हैं। ठीक है, सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे मैं ज़्यादा समझा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। सरल लोलक देख लीजिए कि क्या है, तो यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दें तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। आपने ये बचपन में बहुत खेले होंगे इस टाइप का। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। धातु के गोले का गोलक वाल्व कहते हैं तथा निलंबन बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। ये वाला खाली फार्मूला याद रखिएगा सरल लोलक का आवर्तकाल, T=2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा लेंथ पे डिपेंड करेगा। बस और कुछ भी आपको याद करने की इससे आवश्यकता नहीं है। अब इसमें थोड़ा देख लीजिए। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पूछा जाएगा कि किस पर निर्भर करता है किस पर नहीं, तो लंबाई पे निर्भर करेगा लेकिन द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। लोलक का आवर्तकाल T लोलक की प्रभावी लंबाई I के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ अनुक्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी दूसरे, जैसे इक्वल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं ना, तो अगर इस साइड का बढ़ेगा तो इस साइड का भी बढ़ेगा, यही है। लोलक का आवर्तकाल, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, अतः लोलक के प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दें तो आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी के पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाए तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। इस स्टेटमेंट को फिर से सुनिए। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो g का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं होता है। कितना होता है, अनंत लंबाई के माने बहुत लंबाई है, उसका सरल लोलक का आवर्तकाल मात्र 84.6 मिनट ही होता है। यह सरल लोलक का आवर्तकाल का अधिकतम सीमा है। सेकंड लोलक देख लेते हैं क्या है। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। हो गया। सेकंड लोलक किसको कहेंगे, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पहला
कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वो है ब्रह्मगुप्त। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो आइजैक न्यूटन ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। आगे देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहे हैं फिर से देखिए क्वेश्चन को कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा दोस्तों? तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिवान होगा। जब मतलब अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि अंतरिक्ष यान जो होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, तो यहाँ से अगर एक सेब छोड़ा जाएगा तो सेब की स्थिति क्या होगी? तो सेब भी है जो समान गति के साथ साथ चक्कर लगाते रहेगी। अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। इसका देख लीजिए क्या कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा के मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर जाएगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूरज की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो अब जितना है उसका चौथा भाग है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। इसका कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा आप लोग को। आप बस याद कर लीजिए फैक्ट, इससे याद करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आप याद रख लीजिए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थिति में जब वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के साथ समान आकार के टुकड़ों के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता दिया।
हवा में हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान लंबाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार के समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि पर दोनों ए और बी साथ पहुंचेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वायु की बात नहीं कर रहा है। जब वायु की बात नहीं करेगा तो दोनों साथ पहुंचेगा, और अगर वायु की बात करता तो 10 किलोग्राम वाला पहले पहुँचता। चलिए नेक्स्ट कथन देखिए और कारण देखिए। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो क्या है इसका आंसर देख लेते हैं कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहती है। कारण क्या है इसका? तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। कारण गलत नहीं है, कारण क्या है दोस्तों? गलत है, और कथन क्या है? सही है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी पर एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार क्या होता है? किसी पिंड का भार दोस्तों, तो किसी पिंड का भार जो होता है वो होता है पृथ्वी पर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का भार कहाँ होगा? तो ध्रुव पर अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्व बल पर और एक पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल पर। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा। पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर को कह रहा है कि इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शाता है? तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें दर्शाता है। सॉरी, इसमें जो ये क्वेश्चन के अनुसार में ए हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन के अनुसार ए हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो इस तरीके से आएगा इसका सही। तो देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण और अनंत है, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड पर पहुंचने वाले लगा समय क्या है? तो इसका लगा समय कैलकुलेट करिएगा तो ये वाला आएगा 1/sin थीटा इंटू √h/2h/g। ये सब देखिए IAS का क्वेश्चन है, तो ये सब हम लोग को बनाने की उतनी आवश्यकता है नहीं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद
उसका वेग क्या होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, त्वरण के साथ गेंद गिराई जाती है तो टी बराबर 3 सेकंड दिया गया है। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, ए दिया हुआ है, टी टी भी दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर होने वाला है सी। कैसे देख लीजिए, दिया है ए इक्वल टू इतना, टी इक्वल टू इतना और यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो ही होता है। तो पूछ रहा है कि भी निकालिए, मैंने भी एक्चुअली हम बोले थे ना कि भी निकालना है, मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यू जीरो ही होता है, तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा तो 29.4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो वो होगा ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है विनाशकारी भूकंप से गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो ग्रेटर देन 980 सेमी और पर सेकंड स्क्वायर। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता होती है, क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण के शून्य की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। तो इसका देख लेते हैं कि सुमेलित क्रम कौन सा है। सुमेलित क्रम जो हो जाएगा इसमें से ये ए हो जाएगा कि रेडियम क्या हो जाएगा, रेडियम का रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने और पेनिसिलियम का खोज एडवर्ड जेनर ने और एक्सरे का खोज रॉन्जन ने और चेचक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है। अगला सवाल, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसके गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा।
क्वेश्चन फिर देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर, कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो वो करता है केंद्राभिमुखी बल। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो वो सही कौन नहीं है, तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। गुरुत्व चारों में क्या है, सबसे प्रबल है। इससे देख लीजिए कि प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन सा बल है, तो गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो वो मालूम पड़ेगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक दो चीज़ और समझना है। नहीं, यहाँ पे कुछ खास नहीं समझना है, दूसरे क्वेश्चन में समझना है। आइए अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है, तो वो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाती है। एक लकड़ी झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर परदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक समान दोलक में का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा, समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ये सारी बातें कह रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1, 2, 4, मतलब सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4। पहला क्या है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। चौथा, समान दोलक को दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी कब चलती है तीव्र गति से, तो शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है, क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो पता है आप लोग को क्या होगा कि वह वापस पृथ्वी पर आ गिर जाएगा, क्योंकि अगर 11.2 से फेंका जाता तब वापस नहीं आता, लेकिन 8 किलोमीटर पर तो आ ही जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो उसका कारण है दोस्तों कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है।
तो इसके अब आगे 39 क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब इस 39 क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर है स्थूल स्थूल पदार्थों के गुण। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को के बारे में बताएं और उनको शेयर करें। तो अब आप लोग को यही छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।